40,000 लोगों ने वो भाषण देखा। तो मैं शेवड़े जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने इस वक्तव्य को सुनो। मैं आता बनते जी, हाँ 13 को धम्मन आदमी में आता। अच्छा नहीं, हिंदी में बात करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये नेशनल मीडिया है और ये लाइव हो रहा है। अभी भंते जी निकल रहे, लेकिन मैं भंते जी के सामने ही उनके बातों को कंडम करना चाहता हूँ कि उन्होंने भंते जी रहते हुए किसी भंते जी के खिलाफ, किसी आंदोलन के खिलाफ में उन्होंने जो वक्तव्य किया वो ठीक नहीं है। मैं वो कंडम करना चाहता। दूसरी बात कि ये जो आंदोलन है महाबोधि महाविहार मुक्ति का, ये किससे मुक्ति चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? ये महाबोधि विहार के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हमें दो चार मिनट में समझना चाहिए। तथागत बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, उस स्थली को, जो स्थली पर सम्राट अशोक ने महाविहार बनाया, उसको महाबोधि विहार कहते हैं। और जहां ज्ञान प्राप्त हुई वहां बोधि वृक्ष लगाया गया। उस बोधि वृक्ष ये बुद्ध का प्रतीक समझा जाता है। और उस बोधि वृक्ष की टहनी श्रीलंका में सम्राट अशोक के संघमित्रा और ये महेंद्र को पहले भेजा गया, फिर बाद में संघमित्रा को। तो संघमित्रा के माध्यम से महाबोधि विहार की ब्रांच जो अनुराधापुर भेजी गई, वो अनुराधापुर की ब्रांच को तथागत बुद्ध का ही रूप माना जाता है। और उस टहनी को नागपुर तक, नागपुर के दीक्षा भूमि में रोपण करने का काम हुआ है। साथियों, ये तथागत बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई, जहाँ 4 आर्य सत्य का ज्ञान हुआ और आर्य अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से उन्होंने जो पहला धम्म प्रवचन दिया, तो इसलिए उस जगह को पूरे विश्व में, क्योंकि आज ये जो बुद्धिज्म का पूरे विश्व में जो बोलबाला है, वो बुद्ध की ज्ञान स्थली को लेकर अभी वो सारे विचलित हुए हैं। अब विश्व में अनेक देश है, लेकिन ये बुद्ध की जो मुख्य स्थली है, जहां कनिंघम के माध्यम से उसका उत्खनन हुआ, फिर बाद में हमारे जो भंते जी इन्होंने अनेक वर्षों तक आंदोलन चलाया। और वो जो भंते जी कह रहे थे ससाई जी के बारे में, मैं बात किसी का नाम लेकर बोलने के बजाय 100 साल के बाद में उस आंदोलन को फिर से जीवित करने का काम भंते सुरेश ससाई ने किया, इसको कोई नकार नहीं सकता। ये जो आंदोलन, जो अनेक टप्पे लगाए गए, उससे महाबोधि विहार और लोगों में जो जागरूकता आई और उससे आंदोलन शुरू हुआ। साथियों, अब कल इन्होंने जो सब्जेक्ट रखा, महाबोधि विहार, कल, आज और आने वाला कल, तो कल का तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वो स्थल, फिर सम्राट अशोक ने बनाया हुआ महाबोधि विहार, और आज के हालत में वो विश्व स्तरीय वो विचार गया, लेकिन आज के हालत में वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। अब ब्राह्मणों के कब्जे में कैसा, तो बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि भारत का इतिहास अगर कोई है तो बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म, यानी ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद आणि बौद्धवाद, म्हणजे बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म हा संघर्ष म्हणजे भारताचा इतिहास आहे। मौर्यांचा जो राज करण्याचं काम, म्हणजे मौर्य वंशज सम्राट अशोक आणि बृहदत्त नी ज्या मौर्य वंशाचा नाश केला, त्या माध्यमातून आजपर्यंत त्या ब्राह्मणांचा कब्जा त्या ठिकाणी आहे। कारण बुद्धिजमला संपवण्यासाठी मग ते भिक्षूंच्या कत्तली करणं, विहार तोडफोड करणं,
कब्जे करणं ह्या सर्व गोष्टी झाल्यात. मला वाटतं मी बोलता बोलता हिंदीतून मराठीत आलो. तो ये साथियों, ये जब तोड़फोड़ हुई उसके बाद में फिर ये सम्राट अशोक की जो 84,000 की बात बहुत बार ये बोली जाती है, तो तथागत बुद्ध के 82,000 जिसको स्कंद कहते हैं, जो विचार है वो 82,000 तथागत बुद्ध के विचार जिसको सुत्त कहते हैं, और 2,000 आनंद के विचार, ऐसी 82 और 2 84 होते हैं. और ऐसे 84 मिलकर सम्राट अशोक ने 84,000 विहार पूरे भारत में निर्माण किए थे. आज 10-15 जगह जो उनके शिलालेख मिले, उस शिलालेखों के माध्यम से बहुत सारे जगह अभी तो उत्खनन होने का है, क्योंकि ब्राह्मणों के कब्जों में सारा ये सारा देश गड़प करने का काम उन लोगों ने किए. अब हमारी अपनी ड्यूटी क्या है? तो जो सारे लोग अपने अपने पद्धति से, अभी लामा जी के बारे में वो बोल रहे थे कि भाई लामा जी ने वो कितने लोग वहां है, महाराष्ट्र के लोग कितने हैं. भाई शुरुआत तो हो गई ना, और हर आदमी को सलाह देने की जरूरत है. बहुत बार हमारे यहाँ क्या होता है, खुद कुछ करने के बजाय सलाह देने का काम बहुत बड़े पैमाने पे होता है. और सलाह भी कैसी, अगला आदमी बहुत गलत है, मैं ही सही हूं, ये बताने का कंपटीशन करते हैं. जो छोटी मोटी संगठनाएं अपने यहाँ है, वो छोटी मोटी संगठनाएं, छोटे मोटे कार्यकर्ता हो, नेता हो, उन्होंने अपने अपने लेवल से आंदोलन को ताकत देने का काम कर रहे हैं. ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था विसाबाई शाह ने 5%, ये समाज कार्य के लिए 2. अब अगर प्रोफेसर है, 1 लाख रुपया अगर उसका पेमेंट है, तो उसने 5,000 तो पर मंथ सोशल एक्टिविटी के लिए, आंदोलनकारियों के लिए, आंदोलन के संगठनों के लिए देना चाहिए. नहीं देते हो, बेईमान निकले. लेकिन वही बोलते रहना क्या? ठीक है, उनका अगर मनी म्याट जो उनका कोई ब्रेन का काम मिलता है, कुछ मसल का पावर अगर मिलता है, मनी पावर मिलता है, किसी का टाइमिंग मिलता है, तो उनका उनके पद्धति से संगठन में यूटिलाइज करना चाहिए. हम लोगों ने आंदोलन में उसको शरीक होने के लिए करना चाहिए. मैं यहाँ ये हमारे यहाँ जो आंदोलन के बड़े नेता, जिनका ये महाबोधि विहार से जुड़ा हुआ जो बड़ा नाम है आनंद भंते जी, आनंद भंते जी को हम एक तो यूपी साइड में उनको वहां के एक क्या कहेंगे, जैसा मार्शल टाइप, जो बड़े आंदोलनकारी भी होते हैं, लेकिन आंदोलनकारी भंते और कार्यकर्ता भंते जी जो उनकी छवि है वो टाइप से है. और आंदोलन उन्होंने बड़े बड़े पैमाने पे, बड़े मुद्दत से वो चला रहे. आज मैं एक बात, ये सारे आंदोलन की जो जड़ है वो है पॉलिटिक्स. यहां छोटे मोटे लेवल पे हर आदमी अपने लेवल पे लड़ना चाहता है. लेकिन अभी सारे लोग कह रहे हैं, वो बिहार का एक एमएलए आकर यहां नागपुर में भी उन्होंने कुछ बातें बताई. बहुजन समाज पार्टी, कल बहन मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये महाबोधि विहार के आंदोलन को उन्होंने समर्थन जारी किया. और इसके पहले 35, म्हणजे पूरे देश में तो हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में 35 जिलों में 35 कलेक्टर ऑफिसर्स में उन्होंने निवेदन, डेपुटेशन भी देने का काम किया. और अभी चलो बुद्ध गया का जो आंदोलन है बुद्ध जयंती के अवसर पर, उस वक्त भी ये आह्वान किया. कल बहन मायावती जी ने वक्त बोर्ड और ये महाबोधि महाविहार, ये 2 विषय को लेकर कि धार्मिक अल्पसंख्याकों का हित अहित करने का काम ये मनुवादी सरकार कैसी करती है. पहले तो हम लोग 50, 60, 70 सालों से कांग्रेस को गालियां देते थे. कांग्रेस तो वैसी कमी नहीं थी, उसमें कोई डाउट नहीं है. ये हम नहीं कहते, बाबा साहब ने भी कहा, कांशीराम जी ने भी कहा, हम लोग भी कहते. उसके बाद में दूसरे को चुने तो वो तो महाकमीने निकले, वो चोर थे, ये महाचोर निकले, ये डकैत निकले. तो ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई है. अब हमें तीसरा विकल्प ढूंढना है, तीसरे विकल्प की तलाश करना है, क्योंकि ये विषय पॉलिटिकल है. जब तक तुम्हारे असेंबली में, पार्लियामेंट में भी कुछ लोग बोल रहे, इक्का दुक्का बोल रहे, अब उनके मालक दूसरे हैं. जो भी लोग बोल रहे वो मालक के इशारे पे कभी कभी तुम्हारी ये जिसको कहते हैं कि
कोणाची मन जिंकण्यासाठी, किसी का मत लुभाने के लिए कुछ लोग उनके इशारे पे कहते हैं। अब जो लोग बीजेपी के साथ में हैं, वो लोग महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए बोलते हैं, लेकिन वो उनके सामने जाकर उनको एजिटेशन उनके सामने नहीं करते, उनको नहीं बताते। अब नागपुर में भी पीएम आकर गए, लेकिन किसी ने, और पार्लियामेंट में भी वो जो कांग्रेस के जो मुख्य तौर पर अगर हम कहते हैं की ये जो फुले शाहू आंबेडकरी लोग दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणणारी जे लोक आहेत, स्वतःची डोकं फोडून घेणारी लोक आहेत आणि बाबासाहेबांना बेईमान झालेली लोक, म्हणजे त्यांचं समर्थन करणं म्हणजे, कारण बाबासाहेबांशी संविधान और बाबा साहब से धोखेबाजी करने वालों का साथ देने वाला आदमी तो धोखेबाजी होगा। तो इसलिए ये अगर थर्ड पार्टी लेवल पे हम लोग नेशनल लेवल के, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एक झंडे के तले होना चाहिए, लेकिन तुमको पॉलिटिकली विकल्प खोजना होगा, उनको साथ देना होगा और बिहार से जन सैलाब को खड़ा करना पड़ेगा। और क्या हुआ? हेलो, नहीं, माइक में मनुवाद तो नहीं है। हेलो, हेलो, हाँ, तो साथियों, ये जो बुद्धिज्म है, एक तो भारतीय संविधान, अभी कल की मैं बात एक बताता हूं। ये यहाँ का जो मनुवादी सीएम है, जिसका बाप ही मनु है, वो देवेंद्र फडणवीस, मैं नाम लेकर इसलिए बोलता हूं कि हम सच बोलने वाले लोग हैं। वो कहता है कि भारत के संविधान में राम है, इसलिए राम राज्य आना चाहिए, और राम राज्य की संकल्पना संविधानकर्ता ने की थी। ये कौन कहता है? महाराष्ट्र का सीएम कहता है, बेवकूफ बनाता है। ये संविधान द्रोह है, ये देशद्रोह है। मैं ये कहता हूं क्योंकि उसमें 22 चित्र, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधानकर्ता, जो मूल प्रत है, आज भी हमारे साथ में 22 चित्र वाली, जिसमें अनेक महापुरुष है, फिर वो गांधी हो, फिर महालक्ष्मी हो, ये शिवाजी हो, और ये ऐसी महावीर बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो, ऐसे अनेक लोगों के चित्र उसमें उस पैनल में रखे गए हैं। वो आर्टिस्ट ने अपने हिसाब से किया, उसका कोई रिलेवेंस है, लेकिन जो राम राज्य चाहता है, तो राम राज्य क्या है? मैं इसलिए ये संदर्भ जोड़ रहा हूं कि राम राज्य वालों की सरकार राज्य में है और केंद्र में है। और राम राज्य क्या था? एक ब्राह्मण का बच्चा मरता है तो शंभू का सिर कलम होता है, यह राम राज्य। दो भाई में झगड़ा होता है तो बाली का वो पेड़ के पीछे से छुपकर वो बाली का वध किया जाता है, वो खून किया जाता है, यह है। खुद की औरत पे शंका आती है तो प्रेग्नेंट महिला को जंगल में भेजता है, उसको जलाता है। यह राम राज्य। और यह राम राज्य खत्म करने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान देकर किया। लेकिन 26 जनवरी 50 के पहले का कानून आज भी चल रहा है, जबकि ये संविधान में सारे कानून उसके पहले के निरस्त किए हुए हैं। इसलिए अगर ये हम लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त करना चाहते तो ब्राह्मणों से मुक्त करना पड़ेगा, ब्राह्मणवादियों से मुक्त करना पड़ेगा। और जो मानवतावादी जो लोग हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, फुले को मानते हैं, जो मानवतावादी लोगों के हाथ में, बौद्धों के हाथ में देना चाहिए। क्योंकि विश्व का कोई भी धर्म की जो धरोहर है, कोई भी जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है, वो दूसरे गैरों के, अरे गैरों के हाथों में नहीं है। सारे आप धर्म का अभ्यास करो तो ये भाई बौद्ध का है,
महाबोधि विहार है, ये हमारा अपना, हमारे ही कब्जे में चाहिए, ये बात को लेकर देश में जो आंदोलन चल रहा उसके साथ में हम खड़े हैं। और ब्राह्मणों को जब तक वहां से भगाया नहीं जाता, फिर वो तो कुछ लोग कहते कि ब्राह्मणों को तो विदेशी होने से, उनके ही लोग कहते तो विदेशी लोग है करके, तो फिर ऐसा न हो जाए कि भविष्य में ब्राह्मण भारत छोड़ो ये नारे लोग लगा सकते हैं। अगर उन्होंने महाबोधि विहार, बौद्धों का महाबोधि विहार, उनके महापुरुषों का महाविहार अगर नहीं छोड़ा तो महापुरुषों के देश को छोड़ो ऐसी नारे कल लग सकते हैं। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए ब्राह्मणों सुधर जाओ और बौद्धों के हाथ में महाबोधि विहार को दे दो। इतना ही उनके जो प्यादे हैं, फिर महाराष्ट्र का प्यादा हो या दिल्ली का प्यादा हो, उनको अपील करते हैं। और मेरे बात को मैं विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।